नमस्कार, आप सभी का दिशा मित्र एजुकेशन में स्वागत है। जैसे आपको पता ही है कि जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ उसमें कुछ सवाल रह जाते हैं या फिर कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आप लोग का रहता है, वो समझाना रह जाता है। तो उसके लिए मैं अलग से Q&A वीडियो बनाता हूँ और उसमें कोशिश करता हूँ कि अच्छे से अच्छे बेहतर ढंग से आप लोगों को बता पाऊँ आप लोग के सवाल के बारे में। तो चलिए हमें कुछ सवाल जो प्राप्त हुआ है आप लोग की तरफ से उसको देख लेते हैं। लेकिन इससे पहले मैं बता दूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो आप भी अगर हमारे वीडियो देखते हैं, अगर आपको कुछ भी उलझन लगती है उसको आप भी अपना सवाल जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर मैं मंडे को जो पोस्ट डालता हूँ Q&A पोस्ट, उसमें भी अपना सवाल जो है पोस्ट कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी वीडियो से है। और हम ऐसे ही साप्ताहिक Q&A वीडियो बना करके आप लोग इस सवाल का जवाब दे देंगे। तो चलिए देखते हैं कि पहला सवाल क्या है। तो पहला सवाल हम पिकअप करते हैं। ये है अशोक भोसले, इन्होंने लिखा है कि पीएफ और ईपीएस का क्या मतलब है, दोनों का क्या संबंध है, हमें नहीं समझ में आ रहा है। तो देखिए, दो अकाउंट होता है। अगर आप पीएफ मेंबर हैं तो दो अकाउंट में कंट्रीब्यूशन होता है, एक ईपीएफ और एक ईपीएस। ईपीएफ जो प्रोविडेंट फंड सेविंग अकाउंट होता है, और ईपीएस जो होता है उस पे जो है जो भी कंट्रीब्यूशन आप जमा करते हैं उसी पे आपका जो है पेंशन कैलकुलेशन हो जाता है। आप अगर 10 साल की सर्विस कर लेते हैं, एलिजिबिलिटी जो है पूरा कर लेते हैं, तो उस पर जो है पेंशन कैलकुलेट होता है। तो ईपीएस में जो पैसा जमा होता है आपको उसी पे पेंशन मिलता है। तो ईपीएफ में मैं यहाँ डिफरेंस बता देता हूँ। आपका जो 12% सैलरी से जो कट करके पीएफ में जमा होता है वो पीएफ ईपीएफ अकाउंट में जमा हो जाता है। और कंपनी जब जमा करती है 12% उतनी ही जब जमा करती है तो दो अकाउंट में जमा करती है, एक ईपीएफ में जमा करती है, एक ईपीएस में जमा करती है। ईपीएफ में जो है 3.67% जमा करती है 12% में से, और 8.33% जो रह जाता है वो आपके ईपीएस अकाउंट में जमा करती है, जो भविष्य में आगे चल करके आपको पेंशन मिलता है और उसी पे पेंशन कैलकुलेट होता है। तो आपकी जो भी डिडक्शन होता है सैलरी से वो पीएफ अकाउंट में जमा हो जाता है, प्लस 3.67% कंपनी भी जो है आपके ईपीएफ अकाउंट में जमा कर देती है। वो पैसा जो है आगे चल करके आप निकाल सकते हैं। लेकिन 8.33 जो कंपनी जमा करती है ईपीएस अकाउंट में, उसी पे चल करके आगे आपके सर्विस पीरियड के हिसाब से उस पर पेंशन मिलता है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि ईपीएफ और ईपीएस में क्या अंतर है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनका नाम है भूरू देसाई। ये लिखे हुए हैं कि उमंग ऐप पर चालू नौकरी कितना पैसा उठा सकते हैं। यानी अगर आपकी नौकरी चालू है, आप सर्विस में हैं, तो आप एक ही रास्ता है, आप पीएफ के एडवांस विड्रॉल कर सकते हैं। पीएफ एडवांस विड्रॉल करने का मैक्सिमम आप लिमिट जानना चाहते हैं तो देखिए, इस पीएफ एडवांस उठाने के लिए 3 क्राइटेरिया रखी गई है। एक जो है आपका पीएफ का जो बैलेंस है उसका मैक्सिमम 75%। दूसरा क्राइटेरिया है कि आपकी जो पीएफ वेजेज है पिछले 3 महीना का, यानी जिस पे पीएफ का डिडक्शन होता था आपकी सैलरी पे, वो 3 महीना का आप टोटल जोड़ दीजिएगा। और अगला एक और क्राइटेरिया है कि जितना आप एडवांस की आपकी ज़रूरत है, यानी 3 क्राइटेरिया मैंने बता दिए, तीनों में जो सबसे कम अमाउंट होगा वहीं आपका पैसा निकल पाएगा, उससे ज़्यादा नहीं निकलेगा। तो अब ये आप समझ गए होंगे कि आप कितना एडवांस निकाल सकते हैं। आप अपना कैलकुलेशन देख लीजिएगा, कर लीजिएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इनका नाम है सतीश थोमरे, माफ़ करिएगा आपका नाम। इन्होंने लिखा है अभी मिनिमम पेंशन कितना मिलेगा। तो देखिए, जो लोग रिटायर कर चुके हैं और वो मिनिमम पेंशन ले रहे हैं उनको कम से कम मिनिमम पेंशन 1000 रुपया मिल रहा है। जैसे 2014 में सरकार ने फैसला लिया था, उसी का अनुरूप कम से कम 1000 रुपया ईपीएफओ को पेंशन देना है। मिनिमम पेंशन अगर उनका कम पेंशन बन रहा है तो 1000 देना है। हालांकि अभी कई जगह जो है मीटिंग हो रही है और ये आवाज़ उठाए जा रहे हैं कि मिनिमम पेंशन बढ़ाने को लेकर के 7500 या फिर उससे ज़्यादा की मांग उठ रही है बढ़ाने को लेकर के। तो इस पर कोई भी अपडेट आएगी तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन फिलहाल में जो है मिनिमम पेंशन 1000 रुपया ही मिल रही है। अभी हाल ही में लोकसभा में भी जो है प्रश्नोत्तरी में डिस्कशन हुआ था इसको बढ़ाने को लेकर के, लेकिन कब बढ़ेगी ये जो है 2023-24 का जो बजट जारी होगा उसके बाद ही पता चलेगा। इससे पहले कोई मीटिंग होगी, क्या बात हो रही है, इस पर कोई न्यूज़ आती है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इनका नाम है मनसुख सिंघाड़िया। मैंने पीएफ फंड विड्रॉल कर लिया है। मैंने नौकरी 1980 में स्टार्ट किया था और मैं 2022 मार्च में रिटायर्ड हुआ और मेरी पेंशन 2020 में 3594 रुपया चालू है। अब मैं हायर पेंशन का विकल्प चुनता हूं तो मुझे ईपीएस 95 स्कीम में कितना राशि भरनी होगी। तो मैं पहले बता देता हूं कि आप जो है इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है उसके लिए आप एलिजिबल हैं, आपको पेंशन बढ़ करके मिलेगी। अब देखिए, सवाल ये है कि अगर आपने अपने प्रोविडेंट फंड ईपीएफ का पैसा निकाल लिया है तो अब आपको कितनी भरनी पड़ेगी। तो इसका कैलकुलेशन उस पर डिपेंड करता है। सबसे पहले ये देखना होगा कि जो आपकी कंपनी है आपकी बेसिक डीए पे कंट्रीब्यूशन की है या नहीं की है। अगर की है तो फिर आपके पीएफ पासबुक से पता चल जाएगा कि आपके ईपीएस अकाउंट में कितना कंपनी ने जमा किया था। आप जैसे ही पीएफ का पासबुक देखेंगे उससे ही पता चल जाएगा कि आपके ईपीएस अकाउंट में कंपनी ने कितना जमा की है। जितना बेसिक प्लस डीए था उसी के हिसाब से की है या नहीं की है।
देखिए, जब सितंबर 2014 में सरकार ने जब फैसला ये कर लिया कि मैक्सिमम 15,000 पे ही जो पेंशन का कैलकुलेशन किया जाएगा, तब से कंपनी क्या करने लगी कि भले ही आपकी सैलरी 50,000 हो, 60,000 हो, उस पे पीएफ तो काटती थी, लेकिन जो पेंशन का पैसा मैक्सिमम जो है 15,000 पे ही जमा करती थी। जो 1250 के लगभग होता था, 1250 ही आपके पेंशन अकाउंट में जमा करती थी। बाकी जो पैसा था वो आपके पीएफ अकाउंट में जमा कर देती थी। तो वो लोग क्या करते थे कि निकाल लेते थे, चाहे आप भी जो है निकाल लिए होंगे तो 1250 ही जमा हुआ होगा, 8.33% और 15,000 सेलिंग था उसी पे जमा हुआ होगा। तो फिर आपके पासबुक में देखना है कि अगर कंपनी 1250 से ज़्यादा यानी आपका बेसिक प्लस डीए पे 8.33 कंट्रीब्यूट अभी तक की हुई है ईपीएस फंड में, तो फिर आपको जमा करने की आवश्यकता नहीं है पैसा। लेकिन अगर कम की हुई है आपकी बेसिक प्लस डीए से 8.33 आप कैलकुलेट करेंगे, उससे कम पैसा अगर की हुई है आपके ईपीएस फंड में, तो आप क्या करेंगे कि जो आपके पीएफ पासबुक में जितनी दिन की सर्विस दिखाई गई है, उस सर्विस पे जितना वेजेज है उस पे 8.33 आप कैलकुलेट कर लेंगे। और जो आपका जो पेंशन फंड में आपका पैसा जमा है ईपीएस फंड में, वहीं पे आपको दिखाई दे देगा, वो क्या करेंगे उसमें माइनस कर देंगे। तो जो टोटल 8.33 आएगा उसमें से जो पेंशन आपके दिखाई दे रहा है कितना पैसा है उतना माइनस कर देंगे। उसके बाद आपका डिफरेंशियल अमाउंट निकल जाएगा, पता चल जाएगा कि अब इतना अमाउंट है, इतना हमें जमा करना पड़ेगा। तो आपका जो है ना टोटल सर्विस पे जो है ना पूरा 8.33% निकाल लेना है। उसके बाद जो है ईपीएस फंड में जो पैसा है वो जो है उसमें से माइनस कर देना है, बाकी अमाउंट जो रेस्ट है उतना ही जमा करना पड़ेगा। लेकिन अभी ईपीएफओ जो है ना एक नोटिफिकेशन जरूर जारी करेगी, क्योंकि ये जो चेंजेज आया ना वो 2014 सितंबर में आया। तो हो सकता है ईपीएफओ ये कह सकती है अब कि जो हम डिफरेंशियल अमाउंट जो है लोगों से जमा उसी पीरियड से कराएंगे जब से फैसला आया, यानी सितंबर 2014 में फैसला आया, उसके बाद ही जो डिफरेंट अमाउंट होगा वहीं हम जमा कराएंगे। तो अगर इस तरह से जमा कराती है नोटिफिकेशन जारी करके, तो है ये जो है पेंशन का कैलकुलेशन जो है दो तरह से किया जाएगा। एक तो 2014 सितंबर के बाद से जो आपका एवरेज जो है सैलरी है प्लस जो सर्विस पीरियड है उस पर अलग होगा, और उससे पहले का अलग होगा जो भी था 6500 या जितना बेसिक प्लस डीए पे आप कंट्रीब्यूट किए हैं, दोनों जो व्हिच एवर हायर उस पर होगा और एवरेज पेंशन निकल के मिलेगा। लेकिन दोनों परिस्थिति में आपका जो है पेंशन बढ़ करके मिलेगा। अब चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। इनका नाम है बशीर अख्तर। इन्होंने लिखा है कि जानकारी पूरी नहीं है, अधूरी है। पहले सीलिंग 6500 थी, 2014 में बढ़ करके 15,000 हुई। 1/9/2014 से पहले वाले को क्या होगा? हाँ जी, आप सही कह रहे हैं कि 2014 में बढ़ करके सेलिंग 15,000 हुई, ये बात सही है। और पहले 6500 थी। लेकिन ये मैं बता दूं कि जो लोग रिटायर कर चुके हैं 1/9/2014 से पहले रिटायर कर चुके हैं और लोग पेंशन उठा रहे हैं, तो उन लोगों के लिए अभी सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कुछ नहीं कहा है, इन लोगों के लिए अभी अलग रखा है। तो स्वाभाविक तौर पे इन लोगों को जो इस फैसले का लाभ नहीं मिलने वाला है अभी तक। तो चलिए आगे मिलते हैं कोई और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और बाय। हाँ, अगर आप इससे भी जो हमने जवाब दिया है, अगर आपके मन में फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया है तो आप फिर भी अभी भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम आगे के Q&A में हम इसे ज़रूर शामिल करेंगे। नमस्कार।